नमस्कार दोस्तों, मैं प्रधान गिला एक बार फिर आपके समक्ष राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण सवाल लेके आ रहा हूँ। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। दोस्तों, राजस्थान की इन प्राचीन सभ्यताओं में बहुत कुछ नई जानकारी आपको देखने को मिलेगी, तो आप हमारे साथ बिल्कुल बराबर जुड़े रहिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक जुड़ने की कोशिश करें। आप अपना सजेशन, अपनी राय, सलाह कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। दोस्तों, राजस्थान की सभ्यताओं की बात कर रहे हैं तो यहाँ जो अपना पहला सवाल आता है वो इस प्रकार है। कालीबंगा की खोज सर्वप्रथम 1951-52 में किसने की थी? 1951-52 में किसने की थी? तो पहला ऑप्शन है अमलानंद घोष, दूसरा ऑप्शन है बीबी लाल, तीसरा ऑप्शन है बीके थापर, चौथा ऑप्शन है अक्षय कीर्ति व्यास। तो फटाफट आंसर दीजिए दोस्तों, क्या उत्तर होगा कि राजस्थान में कालीबंगा की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? आंसर दे दिया होगा। इसका राइट आंसर है दोस्तों ए, अमलानंद घोष। अमलानंद घोष ने कालीबंगा की सर्वप्रथम क्या की थी? खोज की थी। दोस्तों, अमलानंद घोष ने ही कालीबंगा पर सर्वप्रथम अध्ययन कार्य किया था। सर्वप्रथम अध्ययन कार्य करने वाला व्यक्ति भी कौन था? अमलानंद घोष। और एक सवाल और बनता है कि कालीबंगा पर सबसे पहले अपना शोध कार्य किसने किया था? तो कालीबंगा पर सबसे पहले गहन अध्ययन और शोध कार्य करने का काम जो किया वो अमलानंद घोष जी ने किया था। फिर आगे चलकर इसकी गहन और विस्तृत खुदाई हुई और वो खुदाई हुई थी 1961 से लेकर 1969 तक। और वो गहन व विस्तृत खुदाई करने वाले दो आदमी थे, बीबी लाल और बीके थापर। तो बीबी लाल और बीके थापर ने इसकी गहन व विस्तृत क्या करवाई थी? खुदाई करवाई थी। लेकिन सबसे पहले अध्ययन कार्य और शोध कार्य करने वाला व्यक्ति और इसको खोजने वाला व्यक्ति कभी सवाल को यूँ भी ले लेता है कि कालीबंगा को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसे प्रकाश में लाने का श्रेय भी किसको देना है? अमलानंद जी घोष को देना है। तो प्रकाश में लाने का श्रेय भी इन्हीं को दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला नेक्स्ट सवाल अपना कि कालीबंगा सभ्यता में सरस्वती नदी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। सवाल यूँ भी हो सकता है कि सरस्वती नदी का सर्वप्रथम उल्लेख किस साहित्यिक स्रोत में मिलता है, किस ग्रंथ में मिलता है? तो यहाँ देखिए कि कालीबंगा का सबसे पहले उल्लेख किस वेद में मिलता है। तो पहला ऑप्शन है ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, तीसरा है अथर्ववेद और चौथा है यजुर्वेद। तो कालीबंगा का सबसे पहले सरस्वती नदी का सबसे पहले उल्लेख कौन से वेद में मिल रहा है? तो आपका आंसर आ गया होगा। इसका राइट आंसर देखिए दोस्तों, क्या होगा? ऋग्वेद। तो सरस्वती नदी का सबसे पहले जो जिक्र या उल्लेख मिलता है वो किस में मिलता है? ऋग्वेद में। दोस्तों, अपन इस ऋग्वेद की बात करें तो इस पूरे ऋग्वेद में कुल 31 नदियों का उल्लेख मिलता है। कभी पूछा जाए कि ऋग्वेद में कुल कितनी नदियों का उल्लेख किया गया है, कितनी नदियों की चर्चा की गई है, तो ऋग्वेद में कुल 31 नदियों की क्या की गई है? चर्चा की गई है। अब आगे अपन बात करते हैं कि इस ऋग्वेद में जो अध्याय हैं वो 10 हैं। कितने अध्याय हैं इसमें? 10 अध्याय। और उनको क्या कहा जाता है? मंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मंडल। तो ऋग्वेद में टोटल 10 अध्याय या 10 मंडल है। तो यहाँ बात करते हैं अपन अंतिम अध्याय और अंतिम मंडल की, यानी 10वें अध्याय की अपन क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं। इस 10वें अध्याय में एक सूक्त है दोस्तों जिसका नाम है नदी सूक्त। क्या नाम है? नदी सूक्त मंत्र। कौन सा मंत्र है? नदी सूक्त मंत्र। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल के
नदी सूक्त मंत्र में भी अपने को नदियों की क्या मिलती है, जानकारी मिलती है, जिसमें यहाँ पर कुल 25 कितनी नदियों की बात आ रही है, 25 यानी 25 नदियों का उल्लेख मिलता है। कितनी नदियों का, 25 नदियों का क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है, जिसमें से 21 नदियों का नाम मिलता है। यानी इसमें कहा गया है कि 25 नदियाँ इस वेद में, यानी नदी सूक्त मंत्र में 25 नदियों की बात आ रही है, और उसमें जो वर्णन मिलता है, जो नाम मिलता है, वो कुल कितनी नदियों का नाम मिलता है, 21 नदियों का नाम मिलता है। तो देखो दोस्तों, इसको कंफ्यूज होने वाली बात ये है, प्रश्न पूछे कि ऋग्वेद में कुल कितनी नदियों का उल्लेख मिलता है, तब दोस्तों आप आंसर क्या दोगे, 31। क्या आंसर देना है, 31। प्रश्न पूछता है कि नदी सूक्त मंत्र में ऋग्वेद काल में कुल कितनी नदियाँ बहती थी, इसकी जानकारी मिलती है। तो नदी सूक्त में ऋग्वेद काल में कुल कितनी नदियाँ बहती थी, तो वो बात है तो 25। और पूछता है कि नदी सूक्त मंत्र से कुल कितनी नदियों की जानकारी मिलती है, या कितनी नदियों के नाम मिलते हैं इस एक सूक्त मंत्र में, तो वो ध्यान रखना है 21 नदियों का। कितने नदियों का, 21। तो 3 सवाल बनते हैं। ऋग्वेद में 31, नदी सूक्त मंत्र में कितनी नदियों की बात कही गई है, 25 की, लेकिन जिक्र या उल्लेख कितने का मिलता, 21 का मिलता। ठीक है दोस्तों, अगला जो सवाल है, तीसरा सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार पूछा गया सवाल भी है कि शुष्क वन अनुसंधान संस्थान यानी आफरी और केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान काजरी दोनों अलग अलग है, कहाँ पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान काजरी और शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो इसमें आप सबका राइट आंसर रहा होगा। पहला ऑप्शन है जोधपुर, दूसरा ऑप्शन है जयपुर, तीसरा ऑप्शन है उदयपुर, और चौथा ऑप्शन है देहरादून। तो आंसर दे दिया होगा आपने कि इसका राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है जोधपुर। क्या बताएंगे अपन, जोधपुर। बात करते हैं आफरी की। तो आफरी की स्थापना हुई थी 1985 में। कभी कभार इनकी स्थापनाओं के भी सवाल आ जाते हैं कि शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आफरी की स्थापना कब हुई थी। तो इस आफरी की जो स्थापना हुई थी वो 1985 में, 1985 में। पूछते हैं दोस्तों काजरी की स्थापना कब हुई थी। तो काजरी जो है उसकी स्थापना हुई थी 1959 में, 1959। तो 1959 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये काजरी जो है वो ISO सेटिस्फाइड है। इसको ISO ने जो मार्किंग दिया वो 9001/2015 सर्टिफाइड है ये। तो कभी आ जाए सवाल का ISO 9001/2015 के तहत किस संस्थान को ये सर्टिफिकेट मिला है, किसे प्राप्त हुआ है, तो किसे बताओगे, काजरी को। और काजरी की जो स्थापना हुई है वो ये 1959 में, और आफरी की जो स्थापना हुई है वो ये 1985 में। अगला सवाल है दोस्तों, नेक्स्ट सवाल अपना चौथा कि घग्गर नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है। कौन सी नदी की बात आ रही है, घग्गर नदी की। तो घग्गर नदी का उद्गम स्थल बताना है हिमाचल, शिवालिक पर्वत, कालका स्थान या जानपाओ पहाड़ियाँ। आंसर दीजिए दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट नदी है राजस्थान की। तो घग्गर का उद्गम स्थल हिमाचल है, शिवालिक पर्वत है, कालका स्थान है या जानपाओ की पहाड़ियाँ। आपने आंसर दे दिया होगा। तो इसका आंसर देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर है कालका स्थान। कौन सा स्थान था ना, कालका स्थान। देखो दोस्तों, ये कालका जो स्थान है वो स्थान हिमाचल प्रदेश में है। कौन सी जगह है, हिमाचल प्रदेश में। और यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में ही शिवालिक की क्या है, पहाड़ियाँ। और उन्हीं पहाड़ियों में कालका माता, कौन सी माता ध्यान में रखनी, कालका माता। कालका माता का क्या है, मंदिर है। और उसी कालका माता मंदिर के पास में पहाड़ियाँ हैं, उन्हीं पहाड़ियों से
इस नदी का क्या होता है, उद्गम होता है। तो कालका माता मंदिर के जस्ट पास से ही, यानी कालका नामक गांव से ही घग्गर नदी का क्या होता है, उद्गम। और स्टेट कौन सा बताना है, हिमाचल प्रदेश। दोस्तों यहाँ अपन बात कर रहे थे सरस्वती नदी, इसी नदी को बोलते हैं घग्गर नदी को। और इसका सबसे पहले जो जिक्र मिला था, जो उल्लेख मिला था, वो किस में मिला था अपने को, ऋग्वेद के 10वें मंडल में। और इसको ऋग्वेद में जो नाम दिया गया घग्गर नदी को, वो नाम मिलता है नदी तमा। क्या नाम मिलता है, नदी तमा। कि तुम सब नदियों की क्या हो, माँ हो। इन तुम सभी नदियों की माँ हो। इसको अपन जननी बोल सकते हैं, माता बोल सकते हैं। तो सब नदियों की माँ, जननी या माता किसे कहा गया है, तो घग्गर नदी, सरस्वती नदी बोल सकते हैं। और इसका ऋग्वेद में जो सबसे पहले उल्लेख मिलता है, सबसे पहले जो नाम मिलता है, वो नाम मिलता है नदी तमा। फिर उसे ऋग्वेद में और अलग अलग नामों से जाना गया है, नदी तमे, तमे तमे, ठीक है। और इसमें जो आगे चलकर अपन बात करते हैं हरियाणा में, तो हरियाणा में एक नदी आती है द्वशदती। कौन सी नदी आती है दोस्तों, द्वशदती, जिसको आधुनिक अपन चौतांग नदी कहते हैं। द्वती नदी, कौन सी नदी बतानी है, द्वशदती। और इस द्वशदती की ही सहायक है भी जो वर्तमान में है, जिसे कहा जाता है चौतांग नदी। कौन सी नदी बोलेंगे, चौतांग नदी। ये नदी आकर इसमें क्या होती है, मिल जाती है। उसके बाद ये राजस्थान में प्रवेश कर जाती है। इस नदी का एक बहुत ही अच्छा सवाल बनता है दोस्तों, बहुत ही प्यारा सवाल है। और इसका आप होमवर्क भी बता सकते हो मेरे को। और सवाल क्या है, जो ये है कि राजस्थान की सबसे धरातल से भी नीची झील इसी नदी पर स्थित है। तो राजस्थान की धरातल से भी नीचे, सबसे नीचे वाली झील कौन सी है, तो राजस्थान की, आप ध्यान रखना इसका आंसर दोगे मेरे को, राजस्थान की वह झील जो धरातल पर स्थित सबसे नीचे की झील मानी जाती है, सबसे नीचे की झील मानी जाती है। और ये तो मैंने बता ही दिया कि वो राजस्थान की सबसे नीचे वाली झील जो है, वो झील इसी घग्गर नदी पर क्या है, स्थित है। तो ये आंसर आप दोगे दोस्तों, राजस्थान की वह झील जो धरातल पर स्थित सबसे नीचे की झील है, या यूँ कह सकते हैं कि राजस्थान की सबसे नीचे वाली झील कौन सी है। तो वो झील कौन सी बताओगे आप फटाफट कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताओगे, नहीं तो फिर इसका आंसर मैं तो बताऊंगा ही आपको। अगला सवाल है दोस्तों, सवाल अपना छठा सवाल, कौन सा नगर प्राचीन सरस्वती यानी वर्तमान घग्गर नदी के तट पर स्थित है। ये आपका सबका राइट रहा होगा, आहड़, बैराट, रंगमहल या कालीबंगा। सबको पता होगा दोस्तों, प्राचीन नगर कौन सा है, कालीबंगा। अगला सवाल दोस्तों, आयड़ नदी का वर्तमान नाम क्या है। कौन सी नदी बतानी, आयड़ नदी। जाखम, दूसरा ऑप्शन से कोटारी, तीसरा ऑप्शन से बनास और चौथा ऑप्शन से बैडच। तो आयड़ नदी का वर्तमान नाम बताना है, ठीक है दोस्तों। तो क्या आंसर होगा इसका, इसका राइट आंसर होगा बैडच। तो आयड़ नदी का वर्तमान नाम क्या होगा, बैडच। देखो दोस्तों, ये जो आयड़ नदी है, आयड़ नदी ये उदयपुर ज़िले में गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है अपने। कौन सी पहाड़ियों से निकलती, गोगुंदा की पहाड़ियों से। और गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलने के बाद आगे बढ़ती है, और आगे बढ़ती ही अपन बात करते हैं, जैसे कि ये नदी जो चल रही है, ये आयड़ है। इधर एक बड़ी सारी नदी चल रही है, जो नदी है बनास, ठीक है दोस्तों। सामने जब आगे चलते हैं अपन,
तो झील आ जाती है यहाँ पर, ठीक है। ये नदी भी इस झील में गिर जाती है, फिर इस झील से वापस निकलती है। जब ये इधर रहती है तब तो इसका नाम रहता है आयड़, झील में मिलने से पहले पहले। और झील से निकलने के बाद जो इसका नाम आता है वो नाम क्या जाता है इसका, बेड़च। क्या नाम आ जाता है, बेड़च। और झील थी उदय सागर झील। कौन सी झील है, उदय सागर झील। तो आयड़ नदी उदय सागर झील में मिलने से पहले पहले आयड़ के नाम से जानी जाती है। फिर ये उदय सागर में मिलने के बाद फिर आगे निकलती है, वापस रिटर्न होती है, तब इसका नाम क्या पड़ जाता है, बेड़च। इधर अब जो नदी चल रही है वो चल रही है अपनी बनास नदी। कौन सी नदी चल रही है, बनास। आगे चलते चलते ये बेड़च नदी किस में मिल जाती है, बनास में मिल जाती है। तो यहाँ बहुत अच्छा सवाल बन रहा है दोस्तों। सवाल क्या बनता है कि आयड़ नदी बनास की सहायक नदी नहीं है, लेकिन बेड़च नदी जो है वो बनास की क्या है, सहायक नदी है, ठीक है। अपन ये कह सकते हैं कि जो आयड़ नदी है ये बनास की सांस्कृतिक नदी है। कौन सी नदी है दोस्तों, सांस्कृतिक नदी। तो ये बनास की कौन सी नदी बताएंगे, सांस्कृतिक। नदियाँ दो प्रकार की होती है, एक तो सहायक नदी और एक सांस्कृतिक नदी। तो आयड़ बनास की कौन सी नदी बताओगे आप, सांस्कृतिक नदी। तो ये सांस्कृतिक नदी है, न कि इसकी सहायक है। इसकी जो सहायक है वो है बेड़च। सांस्कृतिक का मतलब ये हुआ दोस्तों कि अगर बेड़च का जल बहते बहते रुक जाता है तो इस पर बनास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन अगर बनास के जल स्तर में कुछ कमी आती है तो ऑटोमेटिक धीरे धीरे आयड़ नदी भी सूखने लग जाती है। इसका मतलब इस बनास से इस आयड़ नदी का भरण पोषण हो रहा है, तो ये इसका भरण पोषण कर रही है, तो इसीलिए इसको बनास की सांस्कृतिक नदी कहा गया। दोस्तों यहाँ एक अच्छा सवाल है, ठीक है। तो जो आहड़ की जो सभ्यता थी ना वो आयड़ नदी पर और बनास संस्कृति वाली नदी पर है। वो कभी आया हुआ सवाल है कि मतलब आहड़ जो सभ्यता है वो किस सांस्कृतिक नदी की सभ्यता है। तो आहड़ सभ्यता है ना, तो आप उसमें आंसर बेड़च या फिर जो नाम आता आयड़ वो नाम नहीं बताओगे दोस्तों, तब आप आंसर दोगे बनास संस्कृति की क्या है, नदी। तो आहड़ की सभ्यता बनास संस्कृति की क्या थी, सभ्यता थी। अगला सवाल है दोस्तों, वह कौन सी नदी है जो बैराट की पहाड़ियों से निकलकर फतेहाबाद के निकट यमुना में मिल जाती है। तो देखिए ऐसी नदी कौन सी है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, बहुत ही प्यारा सवाल है कि बैराट की पहाड़ियों से निकल कर के फतेहाबाद के निकट यमुना में जाकर मिल जाती है, जो यमुना की क्या है, सहायक नदी है। तो बनास, गंभीरी, चंबल या बाणगंगा। तो आप सबको पता होगा बैराट की सभ्यता, बैराट की पहाड़ियाँ जो है वो जयपुर में है, आमेर जयपुर। और विराटनगर जो अपने जनपद रहा था, मत्स्य जनपद जिसकी ये राजधानी रहा विराटनगर, तो वहाँ की बात है ये। तो जो नदी है वो कौन सी है, बाणगंगा नदी। इस बाणगंगा नदी को दोस्तों ताला नदी, बाणगंगा नदी के नाम देखो, ताला नदी, रुंडित नदी, ताला नदी, रुंडित नदी, और इसको अर्जुन की गंगा, अर्जुन की गंगा, तीर गंगा, वृद्ध गंगा, जयपुर की जीवन रेखा, जीवन रेखा आदि नामों से इसको जाना जाता है। मतलब इसे बाणगंगा भी बोलते हैं, ताला नदी बोलते हैं, रुंडित नदी बोलते हैं, इसको अर्जुन की गंगा बोलते हैं, तीर गंगा बोलते हैं, वृद्ध गंगा बोल सकते हैं, इसे बूढ़ी गंगा बोल सकते हैं दोस्तों, पुरानी गंगा बोल सकते हैं, बूढ़ी भी बोल सकते हो आप, बूढ़ी गंगा। राजस्थान की पुरानी बूढ़ी गंगा कौन है, प्रौढ़ गंगा, ठीक है। और आमेर जयपुर की क्या बोलेंगे इसको, जीवन रेखा। तो आमेर जयपुर की ये जीवन रेखा भी कहलाती है, ठीक है। तो इसका भी बहुत प्यारा सवाल है दोस्तों, बहुत ही अच्छा सवाल है जो बनता है
अगर आप इसको नोट करते हो, सवाल ये है दोस्तों कि राजस्थान की एकमात्र वह नदी जिसके उद्गम से लेकर विलय तक यानी समाप्ति तक कोई भी सहायक नदी नहीं है, कोई भी सहायक नदी नहीं है। बहुत ही प्यारा सवाल बनता दोस्तों इसका कि राजस्थान की एकमात्र वह नदी जिसके उद्गम से लेकर उसके विलय तक उसकी कोई भी सहायक नदी नहीं है। तो उसका बिल्कुल आप आंसर दीजिए। उसका राइट आंसर होगा बाणगंगा नदी। यानी ये यमुना में जब मिलती है तब तक इसमें कोई भी नदी आकर के नहीं मिलती है। बहुत ही प्यारा सवाल दोस्तों, बिल्कुल नोट करिएगा इसको। अगला सवाल है दोस्तों 10वां सवाल, प्राचीन मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी है? सबको आता होगा दोस्तों कि प्राचीन मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी है। विराटनगर, वर्तमान बेराट, दूसरा ऑप्शन अलवर, तीसरा जयपुर और चौथा जो ऑप्शन है वो है शाहपुरा। तो आपका आंसर आ गया होगा दोस्तों कि इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है विराटनगर, वर्तमान बेराट मत्स्य जनपद की क्या था, राजधानी था। दोस्तों जनपद की बात आई गई तो यहाँ एक सवाल बनता है कि मत्स्य जनपद का सबसे प्राचीनतम उल्लेख किस स्रोत से मिलता है? कि मत्स्य जनपद का सबसे प्राचीनतम उल्लेख किस स्रोत से मिलता है? तो किस स्रोत से मिलता है दोस्तों मत्स्य जनपद का सबसे प्राचीनतम उल्लेख? जो राजस्थान का सबसे प्राचीनतम जनपद माना गया है कि राजस्थान का सबसे प्राचीन जनपद था और पूरे भारत में 16 महाजनपद हुए, उनमें से ये एक था। राजस्थान में सिर्फ एक जनपद था जो मत्स्य, जिसकी राजधानी विराटनगर थी और महाभारत काल में यहाँ के राजा विराट थे, जो महाभारत के युद्ध में पांडवों की ओर से उन्होंने युद्ध लड़ा था। पांडवों ने भी यहाँ पर अपना 1 वर्ष का क्या बिताया था, अज्ञातवास। अगला 11वां सवाल आता है, आहड़ सभ्यता की खोज किसने की थी? आहड़ सभ्यता जिसकी अपन बात करके आए थे, आयड नदी पर स्थित है। तो आहड़ सभ्यता की खोज किसने की थी? अक्षय कीर्ति व्यास, RC अग्रवाल, HD सांकोलिया या अमलानंद घोष। तो आंसर दे दिया होगा दोस्तों आपने कि आहड़ सभ्यता की खोज किसने की थी। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों अक्षय कीर्ति व्यास। किसने की थी? अक्षय कीर्ति व्यास ने। और वो की थी दोस्तों 1952 में। कब की थी इसकी खोज? 1952 में। और अपन आड़ की बात करें तो राजस्थान में बहुत ही अच्छा सवाल बनता है यहाँ दोस्तों। राजस्थान में स्वतंत्रता के बाद किसकी बात आ रही है? स्वतंत्रता की बात आ रही है के बाद सबसे पहले खोजा गया नगर जो है वो कौन सा है? सबसे पहले किस नगर की खोज हुई? तो दोस्तों किस नगर की खोज बतानी है तो किसकी बतानी है? आहड़। तो सबसे पहले जो खोज हुई थी वो आहड़ की हुई थी। और दूसरे नंबर पे जो हुई थी 1953 में, तो वो किसकी हुई थी? कालीबंगा की। दूसरे नंबर पर जो खोज हो रही है वो कालीबंगा की हो रही है, वो हो रही है 1953 में। तो राजस्थान में आज़ादी की बात सबसे पहले खोजा गया नगर कौन सा बताओगे? आहड़ नगर। और इस आहड़ की अपन बात करें दोस्तों तो आहड़ को ताम्रवर्ती कौन सी बात आई?
वर्ती युगीन नगर कह सकते हैं, युगीन नगर। इस नगर की अपन बात करें तो इस नगर को प्राचीन काल में स्थानीय लोग जो बोलते थे वो बोलते थे धौलकोट। क्या बोलते थे इसको? धौलकोट। और बात करते हैं अपन 10वीं 11वीं शताब्दी। तो 10वीं 11वीं शताब्दी में इसका नाम पड़ गया था आघाटपुर। क्या नाम पड़ गया था? आघाटपुर या फिर आघाट दुर्ग। आघाट दुर्ग, तो इसको आघाटपुर या आघाट दुर्ग नाम पड़ा। तो वो कब पड़ा था? 10वीं 11वीं शताब्दी में। और ये नाम पड़ा था सिसोदिया वंश के राजा अहलड़ की वजह से। किसकी वजह से पड़ रहा है? अहलड़ की वजह से। जैसे आलू रावल की उपाधि दी गई थी। किसकी? आलू रावल की। रावल शाखा का राजा था। तो आहड़ को इसने अपनी क्या बनाई थी? राजधानी। और इससे जस्ट पहले जो राजधानी थी मेवाड़ के गुहिलों की वो थी नागदा। फिर दूसरी राजधानी बनी थी आहड़। फिर तीसरी जो राजधानी बनी थी वो बनी थी चित्तौड़। और जेतर सिंह ने बनाई थी 1228 में। 1228 में वो बनी थी। ठीक है। 973 की समथिंग जो राजधानी बनी थी वो आहड़ बनी थी। ठीक है। और 1228 में चित्तौड़ को बनाई थी जेतर सिंह ने। और आगे चल कर 1559 में उदय सिंह ने उदयपुर को राजधानी बनाई। तो ऐसे करके मेवाड़ की महाराणाओं की 4 राजधानियाँ रही। तो आहड़ भी मेवाड़ के महाराणाओं की क्या थी? राजधानी थी। और यहाँ पर आहड़ में मेवाड़ के महाराणाओं की क्या है? छत्रियाँ। अमर सिंह के बाद से ही जो महाराणा प्रताप के पुत्र थे तब से ही मेवाड़ के महाराणाओं की जो छत्रियाँ बनी तो वो कहाँ बनी थी? आहड़ में बनी थी। अगला सवाल दोस्तों, विश्व में एकमात्र लकड़ी की नालियाँ मिली थी। तो विश्व में एकमात्र स्थान कौन सा है जहाँ से लकड़ी की नालियाँ मिली? तो आहड़, गणेश्वर, कालीबंगा या बैराट। तो लकड़ी की नाली के अवशेष तो आप सब जानते हो कि कहाँ से मिली थी? कालीबंगा से। आगे चलते हैं दोस्तों, बने रहिए आप। बहुत कुछ अजीब सी चीज़ें मिलेगी, बहुत ही अच्छी जानकारी मिलेगी आपको। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। तेरहवां सवाल आता है, मानव जाति का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो ये आपको सबको आता होगा, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। तो मानव जाति का सबसे प्राचीन ग्रंथ जो है वो कौन सा है? ऋग्वेद। और मानव द्वारा इसने रचना के क्षेत्र में सबसे पहले लिखा था, इसलिए इसको विज्ञान वेद भी कहते हैं कि मानव ने लेखन कला में एक नई खोज कर ली, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? विज्ञान वेद बोलते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, 14वां सवाल, हल से जुते खेत के निशान किस सभ्यता से प्राप्त होते हैं? ये भी कई बार एग्जाम में आ चुका है, कई बार पूछा गया है। तो हल से जुते खेत के निशान कहाँ से मिल रहे हैं? आहड़, बैराट, लोथल, कालीबंगा। तो सबका आंसर राइट होगा कालीबंगा। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, बीजक, गणेश, भौमली, महादेव की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? बीजक हुई, गणेश हुई, भौमली हुई, महादेव की पहाड़ियाँ, ये नहीं मिलेगी आपको। तो कहाँ से प्राप्त हुई? अचरोल, बैराट, शाहपुरा या फिर अलवर। तो आंसर दिया होगा आपने, देखिए आपका सही है या गलत है। इसका राइट आंसर होगा बैराट। अगला सवाल है दोस्तों, 16वां सवाल, ताम्र जननी किस सभ्यता को कहा जाता है? ताम्र जननी, तो आहड़ को, गणेश्वर को, बैराट को या रंगमहल को। तो ताम्र जननी किसे कहा जाता है? ये भी सबका राइट होगा, गणेश्वर। उसे ताम्र युगीन संस्कृति की क्या कहा गया? माँ या जननी बोल सकते हो आप। 17वां जो सवाल है दोस्तों, ये भी एक कॉम्पिटिशन में आया हुआ सवाल है कि लप्पा, लप्पी, किरण बांगड़ी गोटे के प्रकार कहाँ के प्रसिद्ध है? बहुत ही अच्छा सवाल है, पूछा गया सवाल है। लप्पा, लप्पी, किरण बागड़ी, उस टाइम ये पूछा गया था लप्पा, लप्पी, किरण बागड़ी क्या है? तो वो एक तरह से गोटे हैं जो अपन चुनरी के लगाते हैं, तो ऐसे गोटे हैं। तो ये कहाँ के प्रसिद्ध है? नीम का थाना, खंडेला, सिक्कर या अजीतगढ़। देखो ये सारे शहर वैसे तो सिक्कर में है, नीम का थाना, खंडेला, अजीतगढ़। अब उस गांव को ढूंढना है, तो शायद सबका आंसर राइट होगा कि वो कहाँ से हैं? खंडेला से। अगला सवाल दोस्तों,
राजस्थान का सबसे प्राचीन स्थल कौन सा है? सबसे पुराना स्थान बताना है। ठीक है दोस्तों, तो पहला ऑप्शन है बागोर, दूसरा भीलवाड़ा, तीसरा रंगमहल, चौथा लोद्रेवा। तो कौन सा है प्राचीन? सबने आंसर दे दिया होगा। इसका राइट आंसर है दोस्तों बागोर भीलवाड़ा। कौन सा स्थान बताएंगे? बागोर भीलवाड़ा। इस बागोर भीलवाड़ा से अपने को जो जानकारी मिलती है वो प्रागैतिहासिक काल से मिलनी शुरू हो जाती है। बागोर से जो जानकारी मिलती है अपने को कब से मिलती है? प्रागैतिहासिक काल से। और इस प्रागैतिहासिक काल की अपन बात करते हैं तो इस काल के 3 टुकड़े हैं, पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण। तो पुरापाषाण, फिर आता नाम मध्य और एक आता नाम नवपाषाण। तो यहाँ अपने को जो जानकारी मिल रही है बागोर से, तो ये कौन सी समय की बात है? मध्यपाषाण काल से। तो जब मानव ने पालतू जानवर अपने पास रखे थे तब से यहाँ से अपने को क्या मिल रहे हैं? साक्ष्य मिल रहे हैं। यहाँ इस पुरापाषाण काल में मानव गुमक्कड़ जीवन शैली जी रहा है और भोजन संग्रहण उनका एकमात्र उद्योग धंधा बना हुआ है। वो खाद्य सामग्री संग्रहित करते थे। मध्यपाषाण काल में आते आते मानव जानवरों से भी परिचित हो जाता है और पालतू जानवरों को पहचानने लगता है, पालतू जानवर अपने साथ रखता है। इस पाषाण के अंतिम चरण में आते आते थोड़ा बहुत अनाजों की भी जानकारी जाती है। नवपाषाण काल में आते आते मानव फिर यहाँ पर स्थायी निवास हो जाता है, यहाँ अस्थायी निवास रहता है, यहाँ गुमक्कड़ जीवन शैली रहती है। तो अपने को यहाँ बागोर से मध्यपाषाण काल के क्या मिलते हैं? अवशेष मिलते हैं। अगला सवाल दोस्तों 19वां, राजस्थान के सबसे प्राचीन मुद्रा आहत मुद्रा या पंचमार्क मुद्रा किस शासक के मिलते हैं? बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों, फटाफट आंसर दीजिए इसका। दिमाग लगाइए कि राजस्थान के सबसे प्राचीनतम आहत या पंचमार्क सिक्के किस शासक के मिलते हैं? तो चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, शेरशाह सूरी या फिर समुद्रगुप्त। आहत या पंचमार्क सिक्के किसके मिलते हैं दोस्तों? राजस्थान की बात हो रही है, न कि भारत की बात हो रही है, अपने राजस्थान की बात हो रही है। तो आपने आंसर दिया होगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो गया अशोक। तो राजस्थान में जो प्राचीन आहत मुद्रे या सिक्के मिल रहे हैं तो वो किसके मिल रहे हैं? अशोककालीन मिल रहे हैं। अपन दोस्तों यहाँ थोड़ा सा आहत सिक्कों की बात करते हैं कि आहत सिक्के कब से अपने भारत में शुरू हुए थे। तो आहत सिक्के 6वीं सदी ईसा पूर्व से अपने भारत में क्या है? प्रचलित है। इनका प्रचलन लगभग 6वीं सदी ईसा पूर्व से क्या हो गया था? शुरू हो गया था। और जो सबसे पहले जो सिक्के मिले थे वो अपने को लेख युक्त मिले थे। क्या मिले थे ये सिक्के? लेख युक्त, यानी इसमें कोई लेख नहीं मिलता है। इनमें सिर्फ चित्र मिलते थे, आकृतियाँ मिलती थी, अलग अलग आकृतियाँ, चित्र ऐसे मिलते थे, इसमें कोई लेख नहीं मिलता था। और ये लेख युक्त जो आहत सिक्के जो चलाए थे वो चलाए थे हिंद यवनों ने। किसने चलाए थे? हिंद यवनों ने, हिंद यवनों ने। और इन्हीं आहत सिक्कों को जो कहा गया है तो वो अपन जब आगे पढ़ते हैं मौर्य काल में चलकर तब इनको कहा गया था कर्षापण। क्या नाम दिया गया इनको? कर्षापण। ठीक है। जेम्स प्रिंसेप ने वैसे इनको 1835 में आहत सिक्के बोला था और इन्हें पंचमार्क सिक्के बोलते हैं, इन्हें ठप्पा मार सिक्के भी बोलते हैं। लेकिन आगे चलकर मौर्य काल में इनको क्या कहा गया? कर्षापण। और ये चांदी धातु के बने हुए। किसके बने हुए? चांदी धातु के। तो आहत सिक्कों की जो शुरुआत हुई थी 6वीं शताब्दी में, और शुरुआत करने का श्रेय किसका है? तो हिंद यवनों को इसका श्रेय जाता है। और ये सिक्के कैसे थे? लेख युक्त। और इन्हें मौर्य काल में आगे चलकर फिर क्या कहा गया? कर्षापण कहा गया। और ये सर्वाधिक किस धातु के बनाए हुए होते हैं? चांदी धातु के। चलिए दोस्तों, अगला सवाल है 20वां सवाल, जो इस प्रकार है कि किस सभ्यता को ताम्र नगरी सभ्यता कहा जाता है? अब आप सब जानते हो इसके बारे में कि किस सभ्यता को ताम्र नगरी कहा जाता है। तो आहड़ को, गणेश्वर को, कालीबंगा को या लोथल को?
आंसर दे दिया होगा आपने। इसका राइट आंसर है दोस्तों आहड़। ये बात आ रही ताम्र नगरी। ताम्र नगरी किसे कहते हैं? आहड़ को। और यहाँ एक शब्द बनता है ताम्रवर्ती। ये किसके लिए ध्यान में रखना है? ये ध्यान में रखना है गणेश्वर के लिए। किसके ध्यान में रखना? गणेश्वर। तो गणेश्वर को तो बोलते हैं ताम्रवर्ती, और आहड़ को क्या बोलते हैं? ताम्र नगरी। तो ताम्रवर्ती सभ्यता अपन किसको बोलेंगे? गणेश्वर को। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल है राजस्थान के बौद्ध धर्म का प्रथम केंद्र या प्राचीन केंद्र कौन सा है? कि राजस्थान से जुड़ा हुआ बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन केंद्र या प्रथम केंद्र किसे कहेंगे? तो पहला ऑप्शन है अलवर, दूसरा बेराट, तीसरा नीम का थाना, चौथा है देवन। तो इसका भी आपको सबको पता होगा। तो इसका राइट आंसर है बेराट। बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन क्या माना गया? केंद्र। यहाँ से अपने को जो मिलते हैं वो बौद्ध स्तूप, बौद्ध विहार, मौर्य काल के हैं ये। बौद्ध स्तूप, बौद्ध विहार, इसके अलावा महात्मा बुद्ध की मथुरा शैली की। बुद्ध की कौन सी शैली? मथुरा शैली। तो भगवान महात्मा बुद्ध की एक मथुरा शैली की क्या मिलती है? मूर्ति मिलती है। तो बुद्ध की मथुरा शैली की मूर्ति, तो बुद्ध की मथुरा शैली की मूर्ति है, बौद्ध स्तूप है, बौद्ध विहार है। इसके अलावा सम्राट अशोक का एक शिलालेख भी मिलता है जिसका नाम है भाबरू का शिलालेख। क्या नाम है दोस्तों? भाबरू का शिलालेख। और इस भाबरू शिलालेख की अपन बात करें तो इसमें बौद्ध धर्म से जुड़े हुए त्रिरत्न की जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी मिलती है? त्रिरत्न की, जो क्या है? बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म, संघ। और सभी के आगे क्या लगाना है? शरणम गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। तो यानी बुद्ध शरणं गच्छामि, धम्म शरणं गच्छामि, संघ शरणं गच्छामि। तो अशोक द्वारा ये घोषणा की गई। तो ये भाबरू का शिलालेख भी एकमात्र ऐसा शिलालेख है जिसमें बौद्ध, अशोक के बौद्ध होने का प्रमाण माना जाता है। ठीक है दोस्तों, अगले सवाल की अपन बात करते हैं। सवाल है गणेश्वर सभ्यता की खोज सर्वप्रथम 1972 और 76 में किसने की थी? बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों। तो इसका पहला आंसर है ऑप्शन से रतन चंद्र अग्रवाल, दूसरा है BK थापर, तीसरा है BB लाल और चौथा है दयाराम साहनी। तो गणेश्वर की बात है दोस्तों, तो किसने की थी? इसका राइट आंसर है RC अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल। तो इन्होंने 72 में इसकी खोज कर ली थी, 76 में तो इसकी क्या की थी? गहन और विस्तृत खुदाई की थी। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, बहुत ही अच्छा सवाल है। बेराट सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? कौन सी सभ्यता की बात कर रहे हैं? बेराट सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? तो बताइए दोस्तों, किसने की थी? अमलानंद घोष ने, दयाराम साहनी ने, BB लाल ने या BK थापर ने? तो बेराट की सभ्यता को खोजने का श्रेय किसे देना है? दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी ने इसकी खोज जो की थी वो 1936 में की थी। कब की थी? 1936 में। अगला सवाल दोस्तों, शल्य चिकित्सा की जानकारी सर्वप्रथम किस सभ्यता से प्राप्त होती है? शल्य चिकित्सा जो विश्व में सबसे प्राचीनतम जीवित साक्ष्य माने गए कि अपने को शल्य चिकित्सा के पुराने साक्ष्य मिल रहे हैं, तो वो आता है रंगमहल, लोथल, आहड़ और चौथा ऑप्शन है कालीबंगा। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो चौथा ऑप्शन होगा, कालीबंगा होगा। चौथा ऑप्शन कालीबंगा। तो कालीबंगा राइट आंसर है दोस्तों। शल्य चिकित्सा के प्राचीनतम अवशेष